कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं? 11। तो एक बार हम आ जाते हैं, आप सभी लोगों की जो बहुत मन की भी इच्छा रही होगी, विदेश मंत्रालय में एएसओ हम कैसे बन सकते हैं मेरे भाई। विदेश मंत्रालय हमारे भारत देश में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है, जैसे गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, आपकी होम मिनिस्ट्री सबसे पावरफुल मानी जाती है, जो गृह मंत्रालय आपका है सबसे ज्यादा पावरफुल मिनिस्ट्री है। इसके अलावा आपका स्वास्थ्य मंत्रालय है, बहुत सारे मंत्रालय हैं और हर मंत्रालय में लगभग एएसओ की जॉब होती है। ध्यान देंगे, एएसओ यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। जब भी हम किसी मंत्रालय को देखते हैं तो मंत्रालय को कुछ डिविजन्स में बांटा जाता है। देखो, अगर एक मंत्रालय सिंपल ऐसे ही छोड़ दिया जाए, कहीं पर बंटवारा नहीं है, सेक्शंस अगर वहां पे नहीं बना रखे हैं, तो फिर वहां का फंक्शनिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। ठीक है, देखो भाई, बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी, मैं गारंटी देता हूं। इतनी इन डेप्थ जानकारी आपको एमईए के बारे में या एएसओ के बारे में आज तक किसी ने नहीं दी होगी जितनी मैं आपको देने वाला हूं, और इतनी ऑथेंटिक जानकारी भी आपको कहीं नहीं मिलेगी, जीवन भर घूमते रहना नहीं मिलेगी, इतनी ऑथेंटिक जानकारी है। क्योंकि एएसओ इन एमईए मेरे घर में बैठी हैं, आपको पता ही है, मैडम एएसओ इन एमईए हैं, तो पूरी ऑथेंटिक जानकारी है, सारी चीजें एकदम वेरीफाइड है पूरे तरीके से। ठीक है, तो एएसओ यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो मैं बता रहा था हर मिनिस्ट्री को क्या करते हैं कि वेल फंक्शनिंग के लिए, अच्छी फंक्शनिंग के लिए, कि फंक्शनिंग बहुत अच्छे से चले, इसीलिए क्या कर दिया जाता है, कुछ सेक्शंस में बांट दिया जाता है, कुछ डिविजन्स में बांटा जाता है, और हर डिवीजन के अंदर कुछ सेक्शंस बनाए जाते हैं। जैसे हमारे पुलिस स्टेशन को भी बांटा जाता है, कुछ आपकी डिविजन्स में बांट दिया जाता है और डिविजन्स के अंदर बीट होती हैं। ठीक है, तो आप पाओगे कि ऐसे ही सेक्शंस बना दिए जाते हैं और हर सेक्शन के लिए एक ऑफिसर यानी कि एक ऑफिसर बनाया जाता है, और उस ऑफिसर का काम होता है उस सेक्शन को संभालना, और उस ऑफिसर को असिस्ट करने के लिए, मदद करने के लिए एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनाया जाता है। तो ये वही असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, जैसे एक पुलिस थाने को संभालने के लिए आपका इंस्पेक्टर होता है, लेकिन उस इंस्पेक्टर को असिस्ट करने के लिए आपके सब इंस्पेक्टर होते हैं जो उसके अंडर काम करते हैं, और सब इंस्पेक्टर को असिस्ट करने के लिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होते हैं। तो वैसे ही यहां पे भी होता है। एमईए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब आप एक चीज और पाओगे, बाकी अगर आपको किसी भी मिनिस्ट्री में जाना है तो आप पाओगे कि आपको सिंपल सा पेपर जब क्लियर करके सीएसएस में जाना होता है, सेंट्रल सेक्रेटरीट जिसको हम बोलते हैं, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज। लेकिन दो मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके लिए अलग से एएसओ का एग्जाम होता है। एक तो आपका एमईए है, यानी कि सीजीएल के अंदर अलग से एमईए की पोस्ट है। बाकी मिनिस्ट्रीज में आपस में ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन एमईए से कोई ना दूसरी मिनिस्ट्री में जाता है, ना दूसरी मिनिस्ट्री का एमईए में आता है। एक दूसरी मिनिस्ट्री आपकी रेलवे होती है, एएसओ इन रेलवे भी आपका अलग से आपकी वैकेंसीज आती है सीजीएल के थ्रू। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो एक्सटर्नल अफेयर्स जिसके अभी जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब हैं, जो कि पिछला टर्म भी सर्व करके आए और अब की बार भी करके आए। ठीक है, सबसे जो प्रेस्टिजियस जॉब्स है ना सीजीएल की, उनमें से एक है विदेश मंत्रालय। एमईए के नाम से तो कम ही लोग जानते हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में। मैं आपको अगर अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं, सीजीएल 17 में मैंने और मैडम ने लगभग दोनों ने साथ में ही एग्जाम दिया था, बराबर मार्क्स थे। लेकिन उससे पहले मेरी सीजीएल मतलब सीपीओ की ज्वाइनिंग हो चुकी थी, सीपीओ से मुझे दिल्ली पुलिस मिल चुकी थी और मैं ट्रेनिंग पे था। 11 जून को मेरी ट्रेनिंग थी, 19 जून को मेरा सीजीएल 2017 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि अगर मैंने अपने घर पे ये बताया था कि मैं सीजीएल का अगर पेपर क्रैक कर लूंगा, मतलब सीजीएल में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाऊंगा तो मैं एएसओ लग जाऊंगा एमईए में या सीएसएस में, मुझे दोनों ही मिल सकते हैं, मुझे पता था क्योंकि मेरा और मैडम का स्कोर बराबर था। मैडम ऑलरेडी एमईए में सेलेक्टेड है, आप जानते ही हैं। ठीक है, तो बराबर था। तो घर वालों का ये कहना था कि क्या लग जाएगा, मैंने कहा जी एएसओ लग जाऊंगा। कह रहे क्या लग जाएगा, मैंने कहा एएसओ। कह रहे वो कार्ड वार्ड डाल के जो आते हैं सेल्समैन जो होते हैं, मैं कहा वो सेल्समैन नहीं, मतलब मैंने उनको फोटो वोटो दिखाई कुछ, मैं कहा देखो ये एएसओ है, क्योंकि एएसओ में इसमें एक तो कोई वर्दी नहीं है, कोई यूनिफॉर्म आपकी फिक्स्ड नहीं है। तो ये लोग अक्सर करके जब ऑफिस जा रहे होते हैं तो इनका ब्लू कलर की पट्टी होती है, उस पट्टी का भी फंडा होता है मेरे भाई। आगे जाओगे सीनियर तो आपको रेड भी मिलती है, ब्लू होती है। ठीक है, तो ब्लू पट्टी डाल के जाते हैं। जैसे उनका फोटो देखा तो घर वालों को लगा ये तो सेल्समैन है जो बैंक में हमारे क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आते हैं। तो जैसे ही कहा कि अरे ये बन जाएगा तू, अरे इससे बढ़िया अच्छा खासा थानेदार बना पड़ा है, वो क्यों नहीं बना रह लेता है। फिर मुझे भी एहसास हुआ कि जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ वहां पे थानेदारी ज्यादा अच्छी है, ये एएसओ पे ऐसो नहीं बनना चाहिए। तो फिर मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को उस टाइम पे स्किप मार दिया था। ठीक है, तो एएसओ इन एमईए, तो इसीलिए ज्यादा बेहतर है कि आप अपने घर में बताना कि विदेश मंत्रालय में आप चले जाओगे। ठीक है, आगे देखेंगे।
अब देखो इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, बहुत सिंपल सी बात है। भारत सरकार कहती है आप भारत के नागरिक हो। भारत के नागरिक होने के साथ साथ में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आपकी उम्र 18 से 30 साल के बीच में, अगर आप जनरल के हो, ओबीसी के हो तो 3 साल का और रिलैक्सेशन मिल जाएगा, SC ST को 5 साल का मिल जाएगा, यानी कि 35 तक आप SC ST के हो तो देख सकते हो। ये आपको किसके थ्रू मिलता है, SSC CGL के। अभी बताऊंगा कौन से एग्जाम होते हैं। आपकी एक्सपेक्टेड वैकेंसीज 2024 में कितनी है, जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। 120 आपकी एक्सपेक्टेड है। हालांकि ये ऑफिशियल डाटा अभी पूरे तरीके से नहीं है, RTI की मदद से निकाला गया डाटा है। तो 120 आपकी MEA में आपकी बार वैकेंसीज है। CGL 2023 में आपकी वैकेंसीज 108 थी और कट ऑफ 331 गई थी 390 में से। CGL 2022 में आपकी 130 वैकेंसीज थी, जिसमें 344 पे कट ऑफ गई थी 390 में से। ध्यान देने वाली बात यह है कि क्योंकि CGL 2022 में 4-5 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो ये जो मार्क्स हैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। सामान्यतः नॉर्मलाइजेशन की वजह से नंबर बढ़ जाते हैं, इसीलिए 344 को देख के घबराना नहीं है। CGL के अंदर ये एक ऐसी जॉब है जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, इसीलिए इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। आप पाओगे ED की, CGL की, उसके अलावा इनकम टैक्स की भी ठीक जाती है, आजकल कम जाने लगी है। जब से GST और इनकम टैक्स अलग हुए हैं, इनकम टैक्स का क्रेज आपका, मतलब जब से GST आपका आया है बेसिकली, पहले एक्साइज इंस्पेक्टर हुआ करते थे, अब GST इंस्पेक्टर है, तो GST का क्रेज बढ़ा है तब से, और इनकम टैक्स का कम हुआ है, एग्जामिनर का कम हुआ है, प्रिवेंटिव का कम हुआ है। आपको हर एक चीज बताएंगे, आपको सब कुछ बताएंगे। जो बच्चे पूछते हैं ना कि कितना ब्लैक मनी है, क्या है, हर एक चीज इसमें हम बताएंगे आपको, ठीक है, कंप्लीट जानकारी देंगे। तो 344 इसलिए जाती है क्योंकि ये CGL की टॉप पोस्ट में से। आप हमेशा देखोगे टॉप 10 में 10 में से लगभग आप पाओगे कि 6 से 7 मिनिमम आपके MEA ले रहे होते हैं, ठीक है, 6 से 7 तो आराम से लेते ही हैं। अगर इसके अलावा बात करें तो एग्जाम कौन से होते हैं भाई, विदेश मंत्रालय में जाने के लिए आप SSC CGL का एग्जाम दे सकते हैं, या UPSC CSE जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता है, UPSC के द्वारा जो कंडक्ट कराया जाता है। SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, UPSC की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसका CSE पेपर होता है, यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो इसका मेन एग्जाम होता है। उसके अंदर जो मेन पोस्ट है वो IPS होती है, IAS होती है, IFS होती है। तो IFS A आपके लगते हैं। IFS A का क्या मतलब है ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है, चिंता ना करें, क्योंकि IFS B अलग होते हैं और A अलग होते हैं। B ये लोग होते हैं जब ये आपके ASO प्रमोट होकर SO बन जाते हैं, SO बनने के बाद में आपके ये US बनते हैं अंडर सेक्रेटरी, तो इनको IFS B कहा जाता है। और ये जो डायरेक्ट अंडर सेक्रेटरी लगते हैं UPSC के थ्रू, इनको IFS A कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका ग्रेड पे होता है वो 4600 होता है, और यहाँ पे जो आपका ग्रेड पे होता है वो सीधा 5400 होता है। ध्यान देंगे, जब आप ASO लगते हैं तो पहले 4600 ग्रेड पे लगते हैं। लगभग 5 साल बाद आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। और डिपार्टमेंटल एग्जाम जब होता है तो आप अगर उस एग्जाम को क्लियर करते हो तो आप क्या बन जाते हो, SO। और SO का जो ग्रेड पे है वो है 4800। और SO अपने आप में गजेटेड रैंक है। गजेटेड रैंक का मतलब है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और वो भारत के गैजेट में आपका मतलब नाम है। आपके सिग्नेचर कई जगह पे चल सकेंगे। आपको फॉर्म अटेस्ट कराना है, आप सिग्नेचर मार सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ग्रुप बी के ऑफिसर होते हैं, ध्यान देंगे, ग्रुप बी की जॉब है, और ये आपकी ग्रुप ए की जॉब होती है। क्योंकि ये ग्रुप बी की जॉब है, इसीलिए जब इनका प्रमोशन हो जाता है, एसओ बन गए। मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो डिपार्टमेंटल एग्जाम को क्लियर नहीं कर पा रहा है 5 साल के बाद भी, तो लगभग आप पाओगे कि 9 से 10 साल में आपका ऑटोमेटिक भी प्रमोशन होता है। यानी कि अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम को क्लियर नहीं करते हो तो आपका जो टाइम के हिसाब से, सीनियोरिटी के हिसाब से भी 9 से 10 साल में प्रमोशन होता है। उसकी भी बात करेंगे। प्रमोशन होने के बाद आप एसओ बनते हो। 9-10 साल एसओ रहने के बाद में फिर आपके क्या बन जाते हो, आईएफएस बन जाते हो, अंडर सेक्रेटरी बन जाते हो, जिसको हम यूएस बोलते हैं, ठीक है। तब आपका ग्रेड पे तो 5400 हो जाता है, लेकिन आपका जो ग्रुप है वो बी ही रहता है, इसीलिए आईएफएस बी आपको बोला जाता है, ना कि ए, ठीक है। बाकी जैसे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की जॉब है, उसको ग्रुप सी की पोस्ट बोलते हैं। आगे अगर आप देखोगे तो एसएससी सीजीएल के एग्जाम के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, प्री का पेपर होता है 200 नंबर का, 50-50-50 मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस आपके आते हैं। 25-25 क्वेश्चन होते हैं, 1 घंटे का समय होता है। ये पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसकी कट ऑफ तो अलग से लगती है, लेकिन फाइनल मेरिट में इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। 390 मार्क्स का फिर आपका टियर 2 होता है, जो इसकी कट ऑफ को क्लियर करेगा। कट ऑफ लगभग आप पाओगे कि अब की बार 130 के करीब आपकी कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। 130 से 135 तक जा सकती है, बाकी इतनी जाएगी। अगर आप कट ऑफ क्लियर कर गए तो 390 नंबर का मेंस होगा। इसके अलावा 60 नंबर का कंप्यूटर होगा, जो कि क्वालिफाइंग है सिर्फ और सिर्फ। उसके अलावा टाइपिंग होती है, जिसमें 28 की स्पीड आपको चाहिए एमईए के लिए।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एमईए के द्वारा कराया जाता है, एसएससी के द्वारा कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया जाएगा। कोई आपका इंटरव्यू नहीं होता है, कोई आपका फिजिकल टेस्ट नहीं होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाना होता है, ध्यान देंगे ये मेडिकल टेस्ट नहीं है, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाके मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है, आप आंखों में चश्मा लगाते हो, आपको आंखों से आपकी नजर थोड़ी वीक है, नंबर ज्यादा बढ़ गया है, कम है, कैसा भी है, आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ना तो कलर विजन वाले को कोई दिक्कत होगी, किसी को नहीं। जस्ट एक छोटा सा मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि आप फिजिकली फिट हैं, आप मेंटली फिट हैं, आप जाके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवा के ला सकते हैं। सिर्फ इसकी जरूरत आपको पड़ती है और किसी चीज की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। कोई फिजिकल टेस्ट नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एमईए के द्वारा कराया जाएगा, नॉर्मल होता है। आपको अगर ग्रेजुएशन के सारे कागज हैं, जिस भी कोटे से आपने भरा है उस कोटे के आपके कागज हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट आपका कंपलसरी होता है। ये जो कट ऑफ है अब की बार कितने पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वही 340 के करीब जाने वाली है मेरे भाई, उससे थोड़ी बहुत कम रह सकती है, ज्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें, एसएससी सीजीएल का पेपर आपने दे लिया, सिलेक्शन आपका हो गया। सिलेक्शन होने के बाद में क्या कोई ट्रेनिंग होती है, जैसे पुलिस वगैरह में ट्रेनिंग होती है, तो ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट ट्रेनिंग नहीं होती है। हालांकि सीएसएस में जब एएसओ लगते हैं तो वहां पे आपकी एक कंपलसरी ट्रेनिंग होती है। एमईए की जो ट्रेनिंग है वो कंपलसरी नहीं है, यानी कि कोई फॉर्मल ट्रेनिंग आपकी यहाँ पे नहीं होती है। हालांकि जब आपका सिलेक्शन हो गया, आपने ज्वाइनिंग कर ली, आपको सेक्शन मिल गया, आपको सेक्शन मिलने के कुछ दिन बाद, यानी कि शुरुआत के महीनों में ही, 2-3 महीने बाद में ही आपकी एक इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। क्या बोला जाता है इसको? इंडक्शन ट्रेनिंग बोला जाता है। ये इनिशियल मंथ्स में होती है, 2-3 महीने के अंदर होती है, जो कि कहां होती है? SSIFS, यानी कि सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज। ये आपके इंस्टीट्यूट का नाम है, सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज। ये कहां पे है? ओल्ड जेएनयू कैंपस में है, यहां पे आपकी ट्रेनिंग होती है। सामान्यतः ट्रेनिंग आपकी हाफ डे चलती है और हाफ डे जनरली आपको ऑफिस आना पड़ता है। तो शुरुआती हाफ में ट्रेनिंग होती है, बाकी अगले हाफ में आप ऑफिस जाते हैं। अगर आपके सेक्शन ऑफिसर यानी कि आपका एसओ अच्छा आदमी है तो आपको पूरे दिन के लिए फ्री भी छोड़ देते हैं वो, ठीक है। और ट्रेनिंग आपकी लगभग कितने दिन चलती है? लगभग 15 दिन की ये ट्रेनिंग है, कुछ फिक्स नहीं है, लगभग 15 दिन की है आपकी, है ना। टोटल इसके बाद में मेरे भाई आप आराम से जॉब करिए, कुछ भी करिए, जब आपको 1-1.5 साल हो चुका है तो आपको एक बार सीसीबी ट्रेनिंग भी करनी होती है। ये एक साइफर ट्रेनिंग होती है, यानी कि इसमें कोडिंग्स आपको सिखाई जाती हैं। जब आप मिशन पे जाते हो, मिशन का मतलब यहां पे मेरा है जब आप फॉरेन पोस्टिंग पे किसी इंपॉर्टेंट मिशन पे जा रहे हो, तब इस सीसीबी की जरूरत होती है। इसीलिए जब आपको फॉरेन पोस्टिंग अगर चाहिए, विदेश में अगर आपको पोस्टिंग चाहिए, तो आप पाओगे कि यहां पे आपको सीसीबी ट्रेनिंग करना कंपलसरी है। तो सीसीबी ट्रेनिंग अगर आपने नहीं करी है तो फॉरेन पोस्टिंग आपको नहीं मिलती है, ठीक है। इसके अलावा 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड होता है आपका इसमें टोटल, ये हर नौकरी में होता है। 2 ईयर का, जितनी भी सरकारी नौकरी है सब में 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड का मतलब है जब तक आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हो, सिर्फ टेम्परेरी हो, प्रोबेशन पे हो, सीख रहे हो, उस पीरियड में आपको कुछ उल्टा सीधा काम नहीं करना है। वैसे जनरली कुछ नहीं होता है, सारे के सारे परमानेंट ही होते हैं आगे चल के, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इस टाइम पर ध्यान रखना होता है अपने आप को, ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद में आपको पोस्टिंग कैसे मिलेगी सब कुछ बताऊंगा, कितनी सैलरी रहती है सब कुछ। अगर पोस्टिंग की बात करें तो कहां कहां मिलती है भाई? एक तो HQ यानी कि हेडक्वार्टर्स जो आपके हैं, जो कि दिल्ली में है, इनमें बहुत सारे ऑफिस हैं, दिल्ली के अंदर कई ऑफिस हैं, वहां पे आपकी पोस्टिंग मिलती है। इसके अलावा आरपीओ है कुछ। आरपीओ का मतलब यहाँ पे जानते हैं आप क्या होता है? आरपीओ का मतलब है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। क्योंकि एमईए है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो पासपोर्ट का काम तो करना पड़ेगा, तो हर जगह पर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस भी बना दिए गए हैं, तो वहां पे भी आपको पोस्टिंग मिल जाती है। लेकिन ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल कैसे है? जिस भी आरपीओ में जगह आती है, मान लीजिए यूपी के आरपीओ में जगह आई और आपको कहा गया कि 2 एएसओ की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती भेज दिया जाएगा, आपको वॉलंटियर पोस्टिंग आप भर सकते हैं कि जी यूपी में मैं जाना चाहता हूं। अक्सर करके लोग अपने घर के पास जाने के चक्कर में ये आरपीओ वाली पोस्टिंग ले लेते हैं, दिल्ली छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके अलावा धर्मशाला में और कुछ अदर जगह पे भी सबऑर्डिनेट ऑफिसेज बनाए गए हैं, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही। यहां पे भी आपकी जो पोस्टिंग है वो ऑप्शनल है, मजबूरी नहीं है कि आपको जाना ही पड़ेगा, आप चाहें तो जा सकते हैं, आपको ऑप्शन मिलेगा आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। इसके अलावा फॉरेन पोस्टिंग भी आपको मिलती है, यानी कि विदेश में पोस्टिंग मिलती है, जो कि इस नौकरी का सबसे बड़ा फीचर है। अगर इस नौकरी की इतनी डिमांड है तो इसको हाईलाइट इसीलिए क्योंकि आप एम्बेसी में, जो दूतावास होता है, दूतावास में आपको पोस्टिंग मिलती है विदेश में, और ये भी ऑप्शनल है। आप जीवन भर चाहें तो एक भी बार पोस्टिंग ना लें, आपके लिए ऑप्शनल है। अब तक ऑप्शनल है, हो सकता है आगे चल के मैंडेटरी कर दिया जाए, लेकिन अभी तक ये ऑप्शनल रखी गई है। इसके अलावा भाई दिल्ली में जो आपके ऑफिस हैं, जो सबसे बड़ा ऑफिस आपका है वो है जवाहरलाल नेहरू भवन।
जवाहरलाल नेहरू भवन, जिसको JNB करके ME वाले बोलते हैं, अक्सर करके बोलते हैं कहाँ है, मैं कई बार फोन करता हूं कहाँ हो, JNB हूं। JNB यानी कि जवाहरलाल नेहरू भवन, ये आपका मेन ऑफिस है, एक तरीके से मान सकते हैं। हालांकि जो इसका हेडक्वार्टर है, जो हेड ऑफिस है, वो साउथ ब्लॉक में है, यानी कि जो हमारे मिनिस्टर बैठते हैं वो कहां पे बैठते हैं, साउथ ब्लॉक में वो बैठते हैं। इसके अलावा शास्त्री भवन में ऑफिस है, पटियाला हाउस में ऑफिस है, और कुछ ऑफिस अदर्स भी हैं, लेकिन ये सभी छोटे ऑफिस है। मेन ऑफिस आपका जवाहरलाल नेहरू भवन है और साउथ ब्लॉक है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये जवाहरलाल नेहरू भवन की है। ये इंडिया के अंदर आप देखोगे इतनी खूबसूरत सी बिल्डिंग में आपको काम करने का मौका मिलता है, जहां पे एक तरफ आप जीवन भर किस तरीके की परिस्थितियों में रहे हैं, वो सारी परिस्थितियां आपको ऐसी लगेंगी कि यार आज जितनी भी मुश्किलें कर लो, क्योंकि इस बिल्डिंग में काम करने का मौका मिलेगा, इस बिल्डिंग में पूरा दिन बैठने का मौका मिलेगा। मेरे भाई, यहाँ पे सर्दियों में आपका हीटर चल रहे होते हैं ऑटोमेटिक सेंट्रलाइज्ड, आपके गर्मियों में यहाँ पे AC चल रही होती है सेंट्रलाइज्ड, आपको पसीना तक नहीं फील होने देते हैं। इस प्रकार के ऑफिस यहाँ पे बने गए हैं। वर्क कल्चर इतना जबरदस्त है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग होते हैं वो विदेश पोस्टिंग काट के आए होते हैं दूसरे दूसरे देशों में, तो वो बड़े मतलब वेल बिहेव्ड होते हैं, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में काम करने का मौका मिलता है। ये जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये आपका साउथ ब्लॉक है, और साउथ ब्लॉक जाना अपने आप में ना बड़े गर्व की बात होती है। यहाँ पे जब हम जाते हैं तो हमें एक राष्ट्र प्रेम की भावना हमारे अंदर आती है। जब हम देखते हैं लाल किले को, जब हम देखते हैं पार्लियामेंट को, जब हम अलग अलग चीजों को देखते हैं तो बहुत अच्छा भी लग रहा होता है। तो भाई, ये जो आपकी JNB है, जवाहरलाल नेहरू भवन, ये बहुत बहुत जबरदस्त बिल्डिंग है। मैं कई बार मैडम को लेने जाता रहता हूं तो देखता हूं, मतलब बहुत अच्छा वर्क कल्चर है, बहुत अच्छे लोग हैं। MEA ऐसे ही फेमस नहीं है भाई, सीधी सी बात यह है, MEA ऐसे ही फेमस नहीं है, बहुत जबरदस्त चीजें हैं। ये आपका क्या है, आप पाओगे कि साउथ ब्लॉक है, बाकी भी ऑफिसेज हैं लेकिन वो छोटे ऑफिसेज हैं। इसके अलावा आपको विदेश में भी पोस्टिंग मिल रही होती है, और फॉरेन पोस्टिंग आपको कहां कहां मिलती है, लगभग 3 साल के लिए मिलती है। कब मिलती है, लगभग जब 2 साल आपके नौकरी के हो जाते हैं तब मिल जाती है, कुछ केसेस में आपको पहले भी मिल जाती है। 3 साल आपका नॉर्मल टाइम है, हालांकि कुछ लोग 3 साल से पहले भी ड्रॉप आउट कर देते हैं, और कई बार 3 साल से थोड़ी आगे तक भी पोस्टिंग चली जाती है। क्या लगातार 2 पोस्टिंग मिल सकती है, तो बिल्कुल मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि एक बंदा पोस्टिंग पर गया हुआ है, उसके बाद में वहीं से वहीं दूसरी पोस्टिंग ले ली। जनरली फिर 2 पोस्टिंग लेने के बाद में आपको 2 साल हेडक्वार्टर की पोस्टिंग काटनी होती है, यानी कि दिल्ली की पोस्टिंग काटनी होती है। तो 2 बाहर की काट ली, फिर 2 साल दिल्ली की काट लो, फिर आप बाहर दोबारा से जा सकते हैं। ये इसका प्रोसीजर रहता है। हालांकि कुछ लोग उल्टा सीधा जुगाड़ बिठा के 3 तक भी चले जाते हैं, लेकिन वो नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा CCB की ट्रेनिंग के बाद ही मिलती है ये। कंट्रीज आपकी डिसाइडेड होती हैं, ये कुछ 5 कैटेगरीज हैं कंट्रीज की। सबसे मुश्किल होती है हार्ड सी कंट्रीज। हार्ड सी कंट्रीज में क्या होता है, ये नॉन फैमिली स्टेशन हैं, यानी कि यहाँ पे आप अपने परिवार को नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये खतरे वाली थोड़ी सी जगह होती है। हार्ड सी कंट्रीज जो है, हार्ड सी कंट्री, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं सबसे पहली पोस्टिंग हार्ड सी कंट्री में मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पहली पोस्टिंग यहां भी मिल सकती है, और आपको पहली पोस्टिंग यहां भी मिल सकती है, यहां भी मिल सकती है, यहां भी मिल सकती है, यहां भी, कहीं भी मिल सकती है। ऐसा भी नहीं है कि एक खराब काट ली तो दूसरी अच्छी मिलेगी। आपको हो सकता है लगातार 2 ऐसी मिल जाए, आपको हो सकता है लगातार 2 ऐसी मिल जाए। ये सबसे अच्छी है, ये सबसे खराब है। इसके बाद में सेकंड पे A कंट्रीज है, थर्ड पे B है, और फोर्थ पे आपकी C है। हार्ड सी सबसे खराब होती है, ठीक है। ये आपकी कंट्रीज हैं। ये आपको जो दूतावास दिख रहा है, पता है कहाँ का है, गैस करके बताइएगा कहाँ का है। बाकी कुछ और दूतावास आपको दिखाता हूँ इंडिया के, जहां पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। ये देखिएगा इंडियन एम्बेसी है, जो पीछे एम्बेसी जो पीछे लगा रखी थी, एक ये भी इंडियन एम्बेसी है, और एक ये भी आपकी है। आप देखोगे कितने खूबसूरत खूबसूरत जगह हैं। ये जो सबसे पहली है, ये वही जगह है जो आप सब लोग जाना चाहते हैं। ये रसिया की एम्बेसी है, बहुत बढ़िया जगह है रसिया, खतरनाक। और रसिया की ये एम्बेसी है, आप देखो कितनी, मतलब रसिया में इंडियन एम्बेसी है ये, ठीक है। तो इंडिया की एम्बेसी है रसिया में ये, ठीक है। और ये आपकी यूके में, यानी कि लंदन में इंडिया की एम्बेसी है। और ये आपकी स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड आपने बचपन से सुना होगा, बहुत सारा पैसा, जितना भी ब्लैक मनी है वो वहीं पे है, तो ये स्विट्जरलैंड की है। तो स्विट्जरलैंड, यूके और रसिया, रसिया की एम्बेसी में अलग ही चमक आ रही है। आप देखोगे सूरज की किरणें अलग चमक रही हैं, ठीक है। आगे देखेंगे तो ये एम्बेसीज आपके मोटिवेशन का काम है भाई ये। इसके अलावा वर्क प्रोफाइल अगर आप देखोगे, बहुत नॉर्मल वर्क है, डेस्क जॉब है पूरे तरीके से, नोटिंग ड्राफ्टिंग का काम है। इसके अलावा जो IFSA होते हैं उनको असिस्ट करना होता है। कायदे की बात यह है कि IFSA को असिस्ट नहीं करना होता है। जो आपके सेक्शन ऑफिसर होते हैं,
जो आपको एसओ जिसको बोलते हैं, एसओ को आप असिस्ट करते हो कायदे से, ठीक है। उसके अलावा इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन आपको बिठाना होता है, क्योंकि देखो एमईए है तो विदेश मंत्रालय की जब भी बात आएगी, जो भी इंटरनेशनल काम होते हैं आपके दूर से लेटर्स आएंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि मान लीजिए कि अमेरिका के अंदर इंडियन एम्बेसी में कुछ काम है, कोई चीज है, वहां से अगर आप उनको कुछ पूछना है तो वो सीधा मोदी जी को फोन थोड़ी ना लगा देंगे कि मोदी जी जरा ये बताइए हमें इस चीज की जरूरत है, नहीं, प्रॉपर चैनल के थ्रू चीजें आती है। तो कोऑर्डिनेशन पूरा का पूरा एमईए वाले ही देख रहे होते हैं बाहर से। तो जब भी विदेश से कोऑर्डिनेशन देखना है, मोदी जी की कहीं पे विजिट है तो मोदी जी फोन करके सीधे मेलोनी जी को थोड़े ना बोल देंगे कि हेलो मेलोनी आई एम कमिंग, ऐसे थोड़ी ना होगा, ठीक है। वो बात अलग है कि पर्सनल लेवल पे बोल दें, बाकी ये ऑफिशियली बेसिकली क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का काम विदेश मंत्रालय का ही हो रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा जितने भी एनआरआईज वगैरह होते हैं इन सबको सपोर्ट देना। लाइक मान लीजिए कि आप किसी देश में गए हैं, आपका मन करता है कि आप रसिया घूमने चले जाते हैं, आप सरकारी आदमी नहीं है, रसिया घूमने आप चले गए। रसिया घूमते घूमते आपको पता चला आपके पास में इंडियन करेंसी तो है लेकिन रशियन करेंसी खत्म हो गई, अब आप कहीं चेंज भी नहीं करा पा रहे हैं, आपको कहां जाना पड़ेगा, इंडियन एम्बेसी में जाइए, आपका वहां पे काम चल जाएगा। आपका पासपोर्ट खो गया, इंडियन एम्बेसी में जाइए। आपको वहां पे कोई और दिक्कत हो गई, इंडियन एम्बेसी में जाइए। मान लीजिए आपसे कोई वहां पे क्राइम हो गया, आपको अरेस्ट करके कहां ले जाया जाएगा, सबसे पहले इंडियन एम्बेसी ले जाया जाएगा, या अगर इस थाने ले जाएंगे तो एम्बेसी से कोई ना कोई आएगा जो आपके बचाव में या चीजों को देखेगा। तो एम्बेसी का ये सारा काम होता है, एम्बेसी का ये सारा काम होता है। फॉरेन पोस्टिंग पे आपको वही सारे काम करने होते हैं, फॉरेन पोस्टिंग पे वही सारे काम आपको करने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई अगर हम बात करें सैलरी की, तो एट प्रेजेंट जो आपकी सैलरी बनती है स्टार्टिंग में, पहली सैलरी की बात कर रहा हूं, ये 85,000 पर मंथ प्लस है, यानी कि 85,000 से भी ज्यादा सैलरी बनती है, ग्रॉस सैलरी आपकी। अगर आपको फॉरेन पोस्टिंग मिल जाती है तो फॉरेन पोस्टिंग में क्या है, जैसे इनका जो ग्रेड पे है वो कितना है, 4600 है। 4600 ग्रेड पे की जो बेसिक पे बनती है वो बनती है बेसिकली 44,900। 44,900 अगर आपकी बेसिक पे है तो जब आप फॉरेन पोस्टिंग पे जाओगे तो एक तो आपकी बेसिक पे आपको मिलती रहेगी, दूसरा आपको एफए मिलेगा जिसको हम फॉरेन अलाउंस बोलते हैं। फॉरेन अलाउंस जो है लगभग $3,000 से स्टार्टिंग है और आपका लगभग $4200-4300 तक जाता है। सबसे ज्यादा जो एफए मिलता है आप पाओगे न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इनमें बहुत एफए मिलता है। और जहां पे आपका लगभग 4500 तक एफए पहुंच जाता है तो वहां पे आपकी सैलरी लगभग 5 लाख के करीब पहुंच रही होती है, यानी कि मिनिमम सैलरी 3 लाख तो आपकी है ही है हर जगह। आप जिस भी कंट्री में चले जाइए, जिस भी देश में चले जाइए, 3 लाख पर मंथ मिनिमम आपकी सैलरी है। साथ ही साथ में आपको रहने की जगह वहां पे मुफ्त मिलती है, और रहने की जगह जो मुफ्त मिल रही है ना, जैसे हमारे यहाँ पे 5 स्टार होटल है वैसी रहने की जगह आपको मिलती है। इतना बेहतरीन फ्लैट आपको मिलता है। अभी मेरे दोस्त ने, अमित ने मेरे को कुछ वीडियोज भेजे थे जहां पे उसका फ्लैट है, भाई मेरे किचन विचन ने ऐसे चमक मार रही है जैसे शीशे से बना रखी हो पूरी की पूरी। फ्लैट के नीचे जब जाते हैं तो उनको प्रॉपर जिम प्रोवाइड करी गई है, ऊपर स्विमिंग पूल प्रोवाइड करा गया है। ऐसा जीवन जीने को मिले तो भाई क्या ही बात है। कई बार तो लगता है कहाँ फंस गए, चले ही जाते एमईए वगैरह में तो ज्यादा अच्छा रहता। बहुत बहुत जबरदस्त आपकी जॉब है, तो बहुत सारी सैलरी है, आप ये मान के चलिए, क्योंकि आपकी 36 महीने की लगभग पोस्टिंग है, ठीक है। तो एक पोस्टिंग में आप व्हाइट मनी से फ्लैट खरीद सकते हो दिल्ली में, सिंगल पोस्टिंग के अंदर व्हाइट मनी से आप एक पोस्टिंग काट के आइए, दिल्ली में वापस आइए, बढ़िया फ्लैट ले लोगे। अच्छा, यानी कि अगर आप ठीक ठाक सेविंग करते हैं तो आप 80 से 85 लाख रुपए तक सेविंग करके ला सकते हैं एक पोस्टिंग से, एक पोस्टिंग से सिंगल। इसके अलावा मेरे भाई जैसे अभी हमने आपको यूके के बहुत सारे एम्बेसी दिखाए, आप जब यूरोप में कोई भी पोस्टिंग लेते हो तो आपका सेंग्विन वीजा लगता है, और सेंग्विन वीजा जो होता है वो एक ऐसा वीजा है जो कि पूरे यूरोप के अंदर आपका मान्य होता है। तो आपका पासपोर्ट वही बनेगा और उससे आप 2 साल 3 साल के अंदर लगभग यूरोप की सारी कंट्रीज को घूम सकते हो। तो पूरे यूरोप को घूमने का सुनहरा अवसर इससे बढ़िया आपको कभी नहीं मिलेगा, जो कि एमईए में आपको प्रदान करते हैं। तो एमईए आपका इसलिए भी बहुत बेहतर है। तो इंडियन एम्बेसीज में वहां पे आप जाओगे, अलग अलग कंट्रीज हैं, यूरोप छोटा सा यूरोप है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे देश हैं। आप पाओगे फ्रांस भी यूरोप में ही है, और ये रसिया भी भाई मेरे आधा एशिया में है लेकिन इसकी राजधानी यूरोप में है। ये जो रसिया आप देख रहे हैं, ठीक है, ये मॉस्को में है, मॉस्को आपका यूरोप में पड़ता है, ठीक है। तो रसिया हो गया आपका, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इसके अलावा आपके फिनलैंड, नॉर्वे, इतने जबरदस्त ये कंट्रीज हैं भाई। इनमें ना जो जीवन का आपने कई बार देखा होगा ना, हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह आते हैं, इनमें सबसे ऊपर आपको कौन मिलेंगे, यही मिलेंगे, नॉर्वे वगैरह, मतलब स्वीडन वगैरह,
ये सबसे पहले मिलेंगे, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये सब इनमें टॉप पे मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने बढ़िया तरीके से लोग रहते हैं। तो वहां पे अगर आपको 3 साल रहने का मौका मिलेगा, मजा आ जाएगा एकदम। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी जा रखे हैं, एक एक फ्रेंड से कंफर्म करके फोन पे बात कर करके एक एक चीज को आपको बता रहा हूँ, ऐसे रैंडम आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई ये सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। अब आप देखोगे कि सैलरीज में आपको इतनी सारी पैसा मिल जाएगा, बहुत सारा है। अगर ठीक ठाक कंट्री हो तो आप 1 करोड़ से ऊपर भी बचा के ला सकते हैं आराम से, ठीक है। अगर आप मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में चले जाते हैं तो 1 CR प्लस व्हाइट मनी, ये टैक्स फ्री भी रहता है आपका पैसा, इसका भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी पक्ष हैं जो आपको मिलते हैं, जैसे कि SSC CGL की सबसे हाईएस्ट पेड जॉब है ये। 5 स्टार एकोमोडेशन आपको मिलता है, टीडी यानी कि अगर आप कहीं टेम्परेरी ड्यूटी पे जाते हैं, बाई चांस आपको टेम्परेरी ड्यूटी पे भेजा जाता है, तो आपको 5 स्टार होटल में रुकने का मौका मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, सरकार के खर्चे पे। इसके अलावा ट्रांजिट पीरियड जितना भी आपका होता है, जैसे मान लीजिए आपको पोस्टिंग मिल जाती है कि आप यूके चले गए, लेकिन यूके में पहले से भी एक ASO रह रहे हैं, अब जहां पे आपको रहना था उस जगह पे तो वो ASO साहब रह रहे हैं, तो अब आप क्या करोगे? जब तक वो वहां से वापस नहीं आएंगे आपको फ्लैट नहीं मिल पाएगा। ये आपका ट्रांजिट पीरियड कहलाएगा, और इस पीरियड के दौरान आपको 5 स्टार होटल में रहने को मिलेगा, 5 स्टार होटल में रहने को मिलेगा ट्रांजिट पीरियड में। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी आपको मिलती है, मान लीजिए विदेश में जाके आप पोस्टिंग पे गए हैं और आपसे कोई क्राइम हो जाता है तो आपको वहां की पुलिस हाथ नहीं लगा सकती है, आपकी जो भी कार्रवाई होगी जैसी भी होगी वो भारत में आके हो सकती है, वहां पे नहीं हो सकता कुछ भी। इसी को बोला जाता है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, ठीक है। इसके अलावा फ्री एजुकेशन मिलती है फॉरेन पोस्टिंग्स में, जो भी आपके जिस देश में भी पोस्टिंग है उस देश का जो टॉप स्कूल है, आपके 2 बच्चों को वहां पे पोस्टिंग मिलेगी। अगर आप ज्यादा लालची हो, बच्चे ज्यादा करके ले जाते हैं तो नहीं मिलेगा, 2 बच्चों तक ये सारी सुविधाएं मिलती हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा फ्री मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है फॉरेन पोस्टिंग्स में, जो आपके टॉप के हॉस्पिटल्स हैं उन हॉस्पिटल्स में आपका इलाज कराया जाएगा, आपके पेरेंट्स का इलाज कराया जाएगा, आपके बच्चों का इलाज कराया जाएगा, अगर वहां पर कोई भी आपको दिक्कत होती है, टॉप हॉस्पिटल्स में, टॉप स्कूल्स और कॉलेजेस में। इसके अलावा फ्री अकोमोडेशन आपको मिलता है, यानी कि जो आपको फ्लैट वगैरह मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है फॉरेन पोस्टिंग्स में जाके। दिल्ली में बेशक रेंट पे रह लेना, लेकिन विदेश में जाके भारत सरकार कहती है भाई तू अपना आदमी है, तेरे को रेंट पे नहीं रहने देंगे, तेरे को बढ़िया से बढ़िया सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पे। व्हाइट पासपोर्ट मिलता है। अब ये व्हाइट पासपोर्ट क्या होता है भाई? इंडिया में 4 तरीके के पासपोर्ट होते हैं आपके। एक होता है ब्लू या नॉर्मल पासपोर्ट जिसको बोल देते हैं, ये ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए होता है। जैसे मैं एक ऑर्डिनरी सिटीजन हूं, अगर मुझे विदेश कहीं घूमने जाना है तो मुझे ये ब्लू पासपोर्ट बन के मिलेगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया का। लेकिन एक आपका होता है व्हाइट पासपोर्ट, जो कि होता है IAS और IPS ऑफिशियल्स के लिए, या फिर आपके जो ASO वगैरह हैं इनके लिए। जब ये किसी डिप्लोमेटिक रीजन से या फिर सरकार के किसी काम से जब विदेश जाते हैं, तो जैसे ही ASO जाते हैं पोस्टिंग पे, तो इनको कौन सा पासपोर्ट मिलता है मेरे भाई? व्हाइट पासपोर्ट मिलता है। इसकी अपनी एक अलग ही वैल्यू है। इसके अलावा एक आपका मैरून पासपोर्ट रहता है, ये आपका मिलता है बेसिकली, ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कहा जाता है। ये सरकार के ऑफिशियल्स, मंत्री वगैरह जो टॉप लेवल के जो किसी मिशन पे जा रहे होते हैं उनको मिलता है। ये बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं मिलता है, छोटी पोस्टिंग्स के लिए इसको दिया जाता है। ये आपका लॉन्ग पोस्टिंग्स के लिए चलता है। इसके अलावा भारत सरकार ने अभी रिसेंटली आपका एक और पासपोर्ट इंट्रोड्यूस करा गया है, जिसको ऑरेंज पासपोर्ट बोला जाता है। और ये उन इंडियंस के लिए है जो कि मतलब 10वीं क्लास से आगे नहीं पढ़े हैं, 10वीं क्लास तक के लोगों के लिए ऑरेंज पासपोर्ट बनाया गया है। इसके अलावा मेरे भाई बहुत जल्दी से वाइंड अप करेंगे इसको। ASO में अगर प्रमोशंस की बात करते हैं तो मैंने बताया था कि 5 साल बाद आप एग्जाम दे सकते हैं, 5 इयर्स के बाद में एग्जाम्स दे सकते हैं आप। एग्जाम अगर आपसे क्लियर नहीं होता है तो 8 से 10 ईयर में आपको नॉर्मल भी प्रमोशन मिल जाएगा। उसके बाद में आप ASO बन चुके हो, ASO का भी 8 से 10 ईयर में आपका प्रमोशन हो जाएगा। ASO बनने के बाद में आप अंडर सेक्रेटरी बनते हो, जो कि अपने आप में एक गजेटेड रैंक है, जहां पे आप IFS बन चुके हो। IFS B कैडर आपको मिलता है, A नहीं मिल पाता है, ठीक है। और अगर आप US से भी आगे बढ़ पाते हो तो आप डिप्टी सेक्रेटरी बनते हो, जिसको DS बोला जाता है। और उसके बाद में आप डायरेक्टर बनते हो, और डायरेक्टर के बाद में आप ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते हो, जिसको JS बोला जाता है। ये सारे के सारे भाई अपने आप में IFS होते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़े लेवल तक आप पहुंच सकते हो अगर आप किसके थ्रू जा रहे हो, MEA के थ्रू अगर आप जा रहे हो। अगर हम इसके अलावा बात करें, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के होते हैं। फॉरेन लैंग्वेज, मतलब कि भाई विदेश जाना है तो क्या फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्या ये टेस्ट कंपलसरी है? भाई विदेशी भाषा का टेस्ट कंपलसरी है, तो ASO के लिए टेस्ट कंपलसरी नहीं होता है। हालांकि जो IFS होते हैं, ASO वगैरह होते हैं, उनके लिए एक लैंग्वेज फॉरेन आना जरूरी है। लेकिन ये जो ASO होते हैं ना, ये थोड़े शौकीन होते हैं, ये टेस्ट कंपलसरी नहीं है,
फिर भी कोई ना कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख लेते हैं, जैसे कि मैडम ने स्पेनिश सीख रखी है, जर्मन सीख रखी है, तो कुछ कुछ भाषाएं ये लोग सीख लेते हैं, लेकिन नहीं भी आती है तो भी पोस्टिंग मिलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या फॉरेन पोस्टिंग कंपलसरी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फॉरेन पोस्टिंग ऑप्शनल है। अगर आप अप्लाई करोगे तो 90% चांस है कि आपको फॉरेन पोस्टिंग मिल जाएगी, क्योंकि अभी बहुत वैकेंसीज काफी रहती हैं, लोग कम ही अप्लाई करते हैं। लेकिन यह कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो लो, आप चाहो तो मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक जो कॉमन सा क्वेश्चन स्टूडेंट्स का आता है, क्या वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत रिलैक्स्ड जॉब है, आराम की जॉब है। हालांकि कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा वर्कलोड आपका ज्यादा रहता है। क्या ऑफिस में रेगुलरिटी जरूरी है कि भाई डेली ऑफिस पहुंचना है? तो बिल्कुल जी हाँ, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। बायोमेट्रिक होता है आपका, यानी कि सुबह आपको अंगूठा लगाना पड़ेगा और बायोमेट्रिक आते टाइम वापस भी करना है। और महीने में पर डे जितने भी वर्किंग डे आपके रहे हैं उसमें एवरेज 8.5 आवर्स आपका होना कंपलसरी होता है। अगर इससे कम रहता है तो अक्सर करके आपको नोटिस मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत लेट जाओ या बहुत जल्दी भागाओ। आपकी जॉब है लगभग 8.5 घंटे आपको ऑफिस टाइमिंग में रहना ही रहना है, लगभग 8.5 घंटे, 8 तक भी चल जाता है। अगर हम कुछ और क्वेश्चंस देखें तो क्या सरकारी क्वार्टर मिल जाते हैं? मिल जाते हैं, आपको द्वारका के अंदर सरकारी क्वार्टर आराम से मिल जाते हैं। हालांकि चाणक्यपुरी में जो आपके जो आईएफएस वगैरह है ना, उनके क्वार्टर चाणक्यपुरी में वहां आपको नहीं मिल पाते हैं, लेकिन द्वारका में आसानी से मिल जाते हैं। क्या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं? देखो भाई, बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं है। और मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं पिछले 5-6 साल से एमईए वालों को बहुत अच्छे से जानता हूं, मेरे काफी सारे दोस्त भी हैं जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी करी है, वो दोस्त भी हैं। हर साल जब भी यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो एमईए से 2-4 लोग सेलेक्ट होते ही होते हैं, यानी कि वो तैयारी जॉब के साथ साथ कर रहे थे, यानी कि आप भी कर सकते हैं। तो अगर आप बढ़िया से मेहनती इंसान हैं तो भाई आप सीरियस हैं तो कर सकते हैं आराम से। भाई अगर सीरियस हो तो आदमी रिक्शा वाला तैयारी कर लेता है, आप तो किसकी बात कर रहे हो एमईए में लगने के बाद? अरे ऑफिस टाइम में जितना टाइम मिल पाए ठीक है, उसके बाद में तो पढ़ ही सकते हैं, पूरा दिन पढ़िए, क्या दिक्कत है आपको? ठीक है, तो लोग रिक्शा चला के कर लेते हैं, एमईए में तैयारी कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो पूछना एकदम बेकार की बात है। नॉर्मल काम है, डेस्क जॉब है, कोई प्रेशर नहीं है, आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऊपर के पैसे का क्या हिसाब किताब है? ये तो तगड़ा काम है मेरे भाई, व्हाइट कॉलर जॉब है, व्हाइट कॉलर जॉब है, बिल्कुल डेस्क जॉब है, इसमें ऊपर के पैसे का कोई रोल नहीं है, ऐसा कोई पैसा आपको नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है, कोई पैसा आपको नहीं मिलेगा, फालतू की बात आपको नहीं करनी है। इसके अलावा इसमें 2 पॉइंट और रह गए थे। यूजुअली ये डेस्क जॉब होती है, बेस्ट वर्क कल्चर होता है, ज्यादातर जो लोग हैं वो डिसेंट हैं, क्योंकि डिप्लोमेटिक कलीग्स आपको मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके विदेश पोस्टिंग काट काट के आए हैं, बहुत मतलब अच्छे से बिहेव करेंगे आपके साथ, बहुत अच्छे से। ये था ऑल अबाउट एमईए। कैसी लगी ये पूरी डिटेल्स? अब आपको जो कल की हमारी क्लास रहने वाली है, उस क्लास के अंदर हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में जानेंगे। अगर इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल